हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 23 और इसका नाम है भाषा, लिखावट और गिनती। तो पहले आपको लगेगा कि भाई मैं किस किताब का चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं वो किताब है पिता के पत्र पुत्री के नाम। जवाहरलाल नेहरू ने जो जानकारी भरी चिट्ठियाँ लिखी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी के नाम पर, वो किताब पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, इस किताब का ये चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर नंबर है 23, भाषा, लिखावट और गिनती। अब आपके मन में आएगा कि भाई भाषा, लिखावट और गिनती क्या है? तो भाषा का मतलब है लैंग्वेज। भाषा का मतलब है लैंग्वेज। लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं ना भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भी। और लिखावट का मतलब है स्क्रिप्ट से, कि हम उसे लिखते हैं कैसे, किस लिपि में। तो जब हिंदी लिखते हैं हम लोग तो देवनागरी में लिखते हैं। इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच ये सब रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती हैं, है ना। तीसरी चीज़ है गिनती। हाउ डू वी काउंट नंबर्स? तो नंबर्स हम लोग कैसे काउंट करते हैं? ये जो हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 9, ये कैसे है? ये इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं, है ना। अच्छा, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये हमारा रोमन नंबर है 1 2 3 4 5। और तीसरा ये जो आप है देख रहे हैं इसे हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो हमारे नंबर्स ऐसे लिखे जाते हैं 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है। तो आज का चैप्टर इन्हीं चीज़ों के बारे में है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और गिनती के अक्षर, है ना, गिनती के अंक, नंबर्स। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद में इसके बारे में अपना कमेंट ज़रूर करना। और जो चैप्टर हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो चैप्टर आपको इसमें प्ले लिस्ट में मिल सकती है, इसके बाकी सारे चैप्टर्स भी, आने वाले चैप्टर भी, पुराने चैप्टर भी, पिता के पत्र उसमें। तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, भाषा, लिखावट और गिनती, कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चैप्टर में आखिर क्या कहानी बताई है। तो वो कहते हैं कि हम तरह तरह की भाषाओं का पहले ही जिक्र कर चुके हैं और दिखा चुके हैं कि उनका आपस में क्या नाता है। नाता का मतलब होता है क्या उसका रिलेशन है। आज हम ये विचार करेंगे कि लोगों ने बोलना क्यों कर सीखा, बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी। हमें मालूम है कि जानवरों की भी कुछ बोलियां होती हैं ना। हाथी की बोली अलग होती है, घोड़े की अलग, कुत्ते की अलग, बिल्ली की अलग। लोग कहते हैं कि बंदरों में थोड़ी सी मामूली चीज़ों के लिए शब्द या बोलियां मौजूद हैं, तो कहने का मतलब है कि उनकी एक छोटी सी भाषा होती तो है। तुमने कई जानवरों की अजीब आवाज़ें भी सुनी होंगी जो वे डर जाने पर अपने भाई बंदों को किसी खतरे की खबर देने के लिए मुंह से निकालते हैं। तो जो जानवर इस तरह से डर करके अपनी आवाज़ें निकालते हैं तो डर वाली आवाज़ें थोड़ी अलग तरह की होंगी ना। शायद इसी तरह आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई। शुरू में बहुत सीधी सादी आवाज़ें रही होंगी। जब वे किसी चीज़ को देख करके डर जाते होंगे तो दूसरों को उसकी खबर देना चाहते होंगे और वे खास तरह की आवाज़ निकालते होंगे। शायद इसके बाद मज़दूरों की बोलियां शुरू हुई। जब बहुत से आदमी एक साथ कोई काम करते हैं तो वो मिल करके एक तरह का शोर मचाते हैं। कभी सुना है ऐसा शोर? जैसे बोलते हैं ना, कोई भारी सी चीज़ उठानी हो तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जोर लगा के हैसा। ऐसा कभी सुना है कि नहीं सुना है? घर में पूछना, वो बोलते हैं जोर लगा के हैसा, है ना। और इसी तरीके से जो लोग नाव चला रहे होते हैं उनका एक बड़ा सा ग्रुप होता है, तो वो लोग भी नाव चलाते समय कुछ न कुछ बोलते हैं। क्या तुमने आदमियों को कोई चीज़ खींचते हुए या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है? ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाथ लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है, कुछ सपोर्ट मिलता है, ऐसा होता है।
यही बोलियां पहले पहले आदमी के मुंह से निकली होंगी, है ना, निकली होंगी ना। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूँ, तो क्या आप इसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंग्लिश में लिखा है। ये देवनागरी की लिपि में लिखा हुआ है भाषा, है ना। और ये ला लैंग्वे, ये मेरे ख्याल से फ्रेंच का वर्ड है। ओके, यहाँ आप इसे बंगला में ऐसे लिखते हैं। ये बंगला के शब्द हो गए, ये इंग्लिश का हो गया, ये मैंने आपको बताया कि ये फ्रेंच का है। ये अब ये स्क्रिप्ट तो रोमन है, लेकिन मैं लैंग्वेज नहीं बता सकता। ये मेरे ख्याल से जापानीज है, और ये चाइनीज़ हो सकता है। चाइनीज़ और जापानीज़ में काफ़ी कॉमन है, कई बार वो दोनों एक जैसे भी दिखते हैं। ये क्या है, तो ये उर्दू लिखा है, उर्दू में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है ना लैंग्वेजेस की, और बड़ी दुनिया है, बड़ी इंटरेस्टिंग दुनिया है स्क्रिप्ट की भी। मैं तो सारे बच्चों से कहता हूँ कि भाई आपको ना कम से कम 5 लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जैसे आप भारत में रहते हो तो हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, संस्कृत आना चाहिए, 3 तो हो गया। चौथी में आप बांग्ला सीख सकते हो, और 5वीं वो भाषा होगी जो आपके क्षेत्र की रीजनल लैंग्वेज है। तो भाषाएं सीखनी चाहिए। धीरे धीरे और शब्द बनते गए होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू। पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं ना थीं। तो क्या कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, वो कह रहे हैं कि पहले, सबसे पहले शायद सिर्फ नाम ही थे। इट मीन्स लैंग्वेज में सबसे पहले नाउन रहे होंगे, और अभी भी मुझे लगता है कि डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा वर्ड नाउन ही तो हैं, और क्रियाएं वर्ब नहीं थीं, ऐसा हो सकता है। अगर कोई आदमी ये कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है, तो वह एक शब्द भालू कहता होगा, और बच्चों की तरफ भालू की तरफ इशारा करता होगा। उस वक्त लोगों में बहुत कम बातचीत होती होगी। धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी। तो भाषा की तरक्की कैसे होगी, जब वोकैबलरी स्ट्रांग होगी, वर्ड पावर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, भाषा की तरक्की होने का मतलब कि उस भाषा का एक ग्रामर बन गया, एक व्याकरण भी बन गया। पहले छोटे छोटे वाक्य पैदा हुए, फिर बड़े बड़े। किसी ज़माने में भी शायद सभी जातियों की एक ही भाषा न थी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि दुनिया में जितनी जातियां हैं सबकी एक ही भाषा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी जातियां एक जगह रहती ही नहीं थी। हम लोग ये कह सकते हैं कि एक जगह पर जो लोग रहते थे शायद उनकी एक भाषा हो सकती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कोई ज़माना ऐसा ज़रूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं न थीं। तब शायद गिनती की 5 भाषाएं, 10 भाषाएं पूरी दुनिया में रही होंगी। तो मैं तुमसे कह चुका हूं कि तब थोड़ी सी भाषाएं थी, मगर बाद को उन्हीं में से हर एक की कई कई शाखाएं पैदा हो गईं, भाषाओं की शाखाएं, लैंग्वेजेस की ब्रांचेज। तो सभ्यता शुरू होने के ज़माने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भाषा ने बहुत तरक्की कर ली। बहुत से गीत बन गए थे, और भाट व गवैये उन्हें गाते थे। उस ज़माने में ना लिखने का बहुत रिवाज था और ना बहुत किताबें थी। तो सोचो कि अगर लिखने का रिवाज नहीं था और न किताबें थीं, छपी हुई किताबें, तो लोग एक दूसरे को अपनी बात बताते कैसे होंगे, सिखाते कैसे होंगे। सारी बातें बोल बोल करके और कर करके सिखाते होंगे। इसीलिए लोगों को अब से कहीं ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पुराने लोगों की मेमोरी बड़ी अच्छी होगी। आजकल तो बच्चों की मेमोरी बड़ी कम हो गई है, छोटी हो गई है। पुराने लोगों की मेमोरी स्ट्रांग हुआ करती होगी, वेरी स्ट्रांग, है ना।
तुकबंदियों और छंदों को याद रखना ज़्यादा सहज है, आसान है ना। तुकबंदी और छंद, जैसे कई बार बच्चों को कुछ याद रखना होता है ना, तो उसके वो छोटे छोटे गीत बना लेते हैं, दोहे बना लेते हैं। यही सबब है कि उन मुल्कों में जहाँ पुराने ज़माने में सभ्यता पैदा हुई थी, तुकबंदियों और लड़ाई के गीतों का ज़्यादा चलन रहा होगा। राजा का गुणगान करना है तो कविता या गीत जैसी चीज़ होती होगी, है ना। बहादुरों के बारे में बताना है तो भी तुकबंदियों वाली कविताएं और गीत हुआ करते होंगे। भाटों और गवैयों को मरे हुए वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। उस ज़माने में आदमियों की ज़िंदगी का खास काम लड़ना था, इसलिए उनकी गीत भी लड़ाइयों ही के हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी यही रिवाज था। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने गीत लड़ाइयों के रहे होंगे। और उसके बाद भगवान की भक्ति के गीत, तो अगर हम जितना इतिहास में पीछे जाएंगे तो हमें पुराने गीत किन चीज़ों के मिलेंगे। पुराने गीत जो मिलेंगे वो लड़ाई के बारे में होंगे, तो वीर के बारे में होंगे। भक्ति के होंगे तो भगवान के बारे में होंगे। बिल्कुल, आप देखोगे ना। तो लिखने की शुरुआत बहुत मज़ेदार है। मैं चीनी लिखावट का बयान कर चुका हूँ कि सभी में लिखना तस्वीरों से शुरू हुआ होगा। जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा उसे मोर की तस्वीर या खाका बनाना पड़ता होगा। और हाँ, इस तरह कोई बहुत ज़्यादा ना लिख सकता होगा, क्योंकि मोर लिखने के लिए हमें तो बस 2 शब्द लिखने हैं। इंग्लिश में एक वर्ड लिखना है पीकॉक, हिंदी में लिखना है मोर। मोर लेकिन चित्र बनाओ अगर, तो मोर का चित्र बनाने में तो मुझे लगता है कई लोगों को आधे घंटे 1 घंटे लग जाएं। तो धीरे धीरे तस्वीरें सिर्फ निशानियां रह गई होंगी, पूरा चित्र नहीं बनाना होता होगा। मोर के बेसिक फीचर्स को लेकर के कुछ कर दिया और बन गया मोर। जैसे अगर मैं कोशिश करूं तो मैंने बना दिया मोर, है ना। और इसके ऊपर मैं एक कलगी बना देता हूँ, मोर। तो इसके बहुत दिनों पीछे वर्णमाला निकली होगी, वर्णमाला, है ना, अल्फ़ाबेट कि कौन कौन से अक्षर होंगे, और उसका रिवाज शुरू हुआ होगा। इससे लिखना बहुत आसान हो गया होगा और जल्दी जल्दी तरक्की होने लगी। अदद और गिनती का निकलना भी बड़े मार्के की बात रही होगी, है ना। मार्के की बात, गिनती, काउंटिंग। गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। तो जिस आदमी ने गिनती निकाली वह बड़ा दिमाग वाला या बहुत होशियार आदमी रहा होगा ना। यूरोप में पहले अंक जो थे वो बड़े बेढंगे थे। रोमन अंकों को तुम लोग जानते हो ना, रोमन अंक, मैं बताता हूँ रोमन अंक। तो ये जो सारे के सारे अक्षर हैं, मैंने पहले पेज पर भी दिखाया था, ये रोमन अंक ही तो हैं, है ना। इसमें नंबर्स को लिखना आसान होता है क्या, बताओ। अगर मैंने कहा 100 तो तुम लिखोगे C, अगर मैंने कहा 5 तो तुम लिखोगे ऐसा। लेकिन मैंने कह दिया कि भाई तुम्हें अब ये लिखना है 1,32,458, तो मैं तो कहता हूँ कि बड़े बड़े लोगों को इसमें परेशानी होगी, वो लिखने में दिक्कत महसूस करेंगे। सो देयर वाज लिमिटेशन। रोमन में नंबरों को लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, ज़्यादा बड़े अंक होंगे तो। ये बहुत बेढंगे हैं और इन्हें काम में लाना मुश्किल है। तो आजकल हम हर एक भाषा में जिन अंकों को काम में लाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। और वो कौन से अंक हैं, वो हैं ये वाले अंक। इन अंकों की बात हो रही है। इन्हें कौन सा अंक कहते हैं, तो ये जो अंक हैं ये अरबी अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अरबी अंक कहलाते हैं। ये ध्यान रखने की बात है।
क्योंकि यूरोप वालों ने उन्हें अरब जाति से सीखा, लेकिन अरब वालों ने उन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा था। तो ओरिजिनली ये जो अंक दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हिंदुस्तानियों की लैंग्वेज हैं। इसलिए हम अगर इन्हें हिंदुस्तानी अंक कहें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। सो एक्चुअली में ये जो सारे नंबर्स हैं, है ना, ये यूरोपियन लोगों ने अरबी लोगों से सीखे और अरबी लोगों ने हिंदुस्तानियों से सीखे थे। लेकिन मैं तो सरपट दौरा जा रहा हूँ, अभी हम अरब जाति तक तो पहुँचे नहीं हैं, नहीं पहुँचे हैं ना। अरब जाति के बारे में तो ज़्यादा कोई चर्चा हमने की नहीं, कोई बात नहीं। तो अब अगला चैप्टर शुरू होता है, उससे पहले इस चैप्टर को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और चैप्टर को समाप्त करने से पहले मैं क्या याद दिलाता हूँ, हर बार मैं ये याद दिलाता हूँ कि बच्चों, मेरा एक एजुकेशन चैनल है, उसका नाम है न्यू एज कोचिंग, है ना। इस चैनल पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो इस चैनल पर आपको टेक्स्ट बुक की किताबें के चैप्टर मिलेंगे, उसके चैप्टर मिलेंगे, स्टोरीज़ मिलेंगी, चैप्टर के सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। महान पुरुषों की जीवनी मिलेगी, ग्रेट मैन्स की, साइंटिस्ट के बारे में, लेखक के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, और भी काफ़ी सारा दिलचस्प इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं धीरे धीरे जीके और मैथ्स की सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ। तो कीप ऑन चेकिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड पुट ऑन योर कमेंट्स अबाउट न्यू एज कोचिंग। जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में।